कब आपकी ज़िंदगी बदल जाए ये किसी को नहीं पता होता है। कब आपके सामने कौन सा वीडियो आ जाए और आपको अच्छा अंक दिला दे ये भी आपको नहीं पता है। तो दोस्तों देर किस बात की है, आपके सामने वीडियो आ चुका है जो आपको 100 में 100 नंबर दिलाकर जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 100% आपके पेपर में प्रश्न जरूर आएंगे। छपने वाले हैं डायरेक्ट ऐसे सेम टू सेम छपने वाले हैं जो मैं आपको मॉडल पेपर कराने वाला हूँ। अच्छी तरीके से आपको याद भी करवा देंगे, चिंता मत करिएगा, समझने की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपको अच्छे से समझा देंगे और साथ में आपको अच्छे अंक भी प्राप्त करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, पेपर पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर अंक क्रमांक लिखा गया है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। यहाँ पे आपका नाम दिया गया है तो आपको नाम लिखना होगा। यहाँ पे मुद्रित पृष्ठों की संख्या ली है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कितने पेपर उसमें पेज रहेंगे वो आपका यहाँ पे लिखा रहता है। यहाँ पे विषय कोड है 136 और आपका ये प्रश्न पत्र कोड होता है। यहाँ पे आपका ईयर और विषय लिखा रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 100 है। यहाँ पे 100 में 100 नंबर लेकर आपको आना है। कैसे लेकर आना है इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाएंगे। नोट में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र दिया जाएगा और निर्देश में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट निर्देश दिए गए, ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। निर्देश में पहला पॉइंट ये कि 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। यहाँ बहुविकल्पीय रहेगा जिनका केवल सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ध्यान से समझ लीजिए, जो सही होगा वही सिर्फ आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 से लेकर 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होगा। अब यहाँ पे इसके बाद 19 से लेकर 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है 150 शब्दों में। 150 शब्दों में लिखेंगे तब जाके पूरा बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। फिर 25 से 27 आपके विस्तृत प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में लिखना होगा। बहुत लोग के मन में डाउट होता है कि कितना पेज लिखे कि पूरा अंक मिल जाए, तो यहाँ पे 300 शब्द लिखा है ना, तो 3 पेज में आपको आंसर लिखना है। 3 पेज में जब पूरा 3 पेज में आंसर लिख देंगे ना तब पूरा बढ़िया अंक आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे 1 लाख क्वेश्चन से। तो इसीलिए जब 3 पेज में लिखेंगे तभी पूरा अंक आपको मिलेगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की, 150 शब्दों में दिया है तो कम से कम 1 से लेकर 2 पेज में आपको आंसर प्रेजेंट करना है, तब जाके आपको पूरा अंक मिलेगा। कितना मिलेगा? यहाँ से 6 अंक आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे जो लघु उत्तरीय रहेगा, अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, ये कम से कम आपको जो है कम से कम 10 लाइन में तो आंसर देना ही देना है, तब जाके पूरा आपको 3 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। तो पेपर पैटर्न यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। आइए बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है? सत्य वाला बताना है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब क्या होता है, ये आपको बताना है। तब कुल उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, तब कुल उपयोगिता घटती है, तब कुल उपयोगिता शून्य हो जाती है, या फिर तब कुल उपयोगिता बढ़ती है परंतु धीमी गति से बढ़ती है। तो इसमें सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक होती है तो इसका मतलब कुल उपयोगिता जो हो क्या होती है? घट जाती है। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? कुल परिवर्तन लागत बराबर होती है तब क्या होता है? जब कुल परिवर्तन लागत बराबर हो जाती है तब औसत परिवर्तन लागत गुणे मात्रा, या फिर औसत परिवर्तन लागत बटे मात्रा, या फिर सीमांत परिवर्तन लागत गुणे मात्रा, या फिर सीमांत परिवर्तन लागत बटे मात्रा। इसमें से कौन सा राइट होगा? तो इसमें आपका जो है राइट हो जाएगा भैया पहला वाला, औसत परिवर्तन लागत गुणे मात्रा आपका हो जाता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, एक मिश्रित उत्पादन में उत्पादन और उपभोग संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित का मतलब जहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर काम करती हैं तो उसे हम कहते हैं जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इतना बात समझ गए होंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मात्र केंद्रीय सरकार द्वारा, मात्र राज्य सरकार द्वारा, या फिर केंद्र राज्य सरकार दोनों द्वारा, या फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के द्वारा। तो मैंने अभी आपको बताया कि मिश्रित जो अर्थव्यवस्था
होती है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर इसमें काम करते हैं। तो ये आपका डी वाला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि अन्य बातें स्थिर रहे तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि मूल स्तर में वृद्धि कर देगी, उपरोक्त कथन संबंधित है। जब वृद्धि होगी तो इसका मतलब धनात्मक होगा, है ना, वृद्धि होने पर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा गया है आदर्शक अर्थशास्त्र से, धनात्मक अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र या उपरोक्त सभी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा वृद्धि हो रही है तो धनात्मक इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है या फिर कौन सत्य है इसमें। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में होती है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है, औसत आगम बराबर सीमांत आगम, या फिर औसत आगम ज़्यादा होता है सीमांत आगम कम होता है। जो एरो बना है इस प्रकार से, इसका मतलब औसत आगम ज़्यादा सीमांत आगम कम होता है, या फिर औसत आगम कम हो जाता है या सीमांत आगम ज़्यादा हो जाता है, या फिर दोनों बराबर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ जवाब बताना है। 5वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे औसत आगम और सीमांत आगम जो है ये आपका बराबर हो जाता है। ठीक है, औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता है, ना कि औसत आगम कुल आगम बराबर होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, पहला वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सत्य है। निवल निवेश बराबर होता है, जो निवल निवेश है ये बराबर होता है किसके, सकल निवेश माइनस लागत के, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास के, सकल निवेश माइनस सीमांत निवेश के, सकल निवेश माइनस शुद्ध लाभ के। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें, जो आपका सकल निवेश है ये मूल्यह्रास के, बी वाला इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन असत्य है, असत्य बताना है। भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 एक भारतीय रुपया होता था, एक भारतीय रुपया होता था 4 54, 2 58, 64 पैसे या फिर 100 पैसे। तो आप सभी को पता होगा कितना होता है भैया, 100 पैसे। ठीक है, 100 पैसे होते थे एक रुपया में, जो है एक रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे होते थे। तो इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 पैसे। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक बंद अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का तादात्म्य प्रस्तुत करता है। ये जो तादात्म्य है इसका मतलब संबंध को बताने का मतलब ये है। ठीक है, इन राष्ट्रीय आय जो है वो कैसे संबंध को बताता है, किस समय के समीकरण के आधार पे बताता है, ये यहाँ पे बताना है बंद अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो उसका सूत्र को, संबंध को बताना है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें देखिए जो है आपका पहला वाला इसमें राइट आंसर होगा। तो मैं आपको एक बार थोड़ा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो y बराबर है, y बराबर c प्लस आई, ये i है। ठीक है, इसे फर्स्ट नहीं समझेंगे, इसे i समझेंगे, प्लस g है। ठीक है, इस प्रकार से संबंध को दर्शा रहा है। तो इस समीकरण जो है, इस समीकरण या जो संबंध, इसी को तादात्म्य के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो y है, ये वायु होता है आपका राष्ट्रीय आय होता है। ठीक है, वायु जो है राष्ट्रीय आय है, और उसमें जो सी है ये कंज्यूम मतलब उपभोग में जितना व्यय हुआ है, उपभोग करने में जितना खर्च हुआ है वो हो गया। और आई जो है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जितना निवेश हुआ है, निवेश में जितना व्यय हुआ है ये आपका हो गया। और जी फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कितना व्यय हुआ है ये आपका देखा जाता है। फिर कंज्यूम के द्वारा, उपभोग के द्वारा कितना व्यय हुआ है, उपभोग में कितना व्यय हुआ है, ये तीनों खर्चा जोड़ के जो है आपका जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय मतलब कि जो वायु है वो आपका यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था को दिखाता है। तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पे पहला वाला जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए। 9वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के पूंजी खाते का अवयव नहीं है। अवयव का मतलब होता है तत्व। ठीक है, अवयव का मतलब होता है तत्व, इसमें नहीं है पूछा है। विदेशी ऋण, विदेशी निवेश, विदेशी प्रेषण या फिर विदेशी सहायता। तो उसमें विदेशी प्रेषण जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ मैथ की तरह हल करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। आइए सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं इसको। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय 100 करोड़ से बढ़ती है और राष्ट्रीय उपभोग 80 करोड़ से बढ़ता है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति क्या होगी, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बचत की सीमांत प्रवृत्ति दिया गया है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, सीमांत बचत
बचत प्रवृत्ति। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MPS, यही आपको निकालना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय आय कितनी है। राष्ट्रीय आय आपका है 100 करोड़, ठीक है। उपभोग कितना है, उपभोग आपका 80 है। तो इस प्रकार से डिवाइड करेंगे और फिर यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 10 भागे आपका 8 बचेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा देंगे। जब दशमलव यहाँ पे लगेगा, ठीक है, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 10 8 80 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे इसको इस प्रकार से काट देंगे, ठीक है। तुम्हारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 0.8 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हैं 0.8, ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 0.8 तो दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा गया बचत की सीमांत प्रवृत्ति। अब आगे दूसरा स्टेप देखिए, ये आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो आपके पास यहाँ पे जो है एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। फार्मूला होता है MPC प्लस, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, आपका MPS हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। ये आपका है भैया फार्मूला, इसको ध्यान में रखना, यही संबंध आपको यहाँ पे बताना है। अब आपको यहाँ पे निकालना है MPS, ठीक है। वो आपके पास यहाँ पे 0.8 आया है, वो क्या है, वो आपका है सीमांत जो है उपभोग प्रवृत्ति से बोलते हैं। जो यहाँ पे MPC लिखा गया है इसे बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये आपके यहाँ पे मिल गया है। अब आपको निकालना है MPS, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे MPS हो जाएगा बराबर 1 माइनस, जब ये जो है इधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस 0.8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो घटाएंगे आएगा 0.2 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.2 होगा, 0.2 होगा आपका पहला वाला, ना कि 2.0 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की। अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है इसको सरल आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। जब इसका उत्तर आप लिखेंगे तो 3 अंक आपको मिलेंगे। कैसे लिखेंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाए, किस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करेंगे, इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ पे ये उच्चतर रहेगा, यहाँ पे ये उच्चतर है। उच्चतर तटस्था वक्र उच्च स्तरीय संतुष्टि को प्रदर्शित करता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जो आप व्याख्या करेंगे 3 अंक आपको मिलेगा। इसका उत्तर मैंने नीचे भी यहाँ पे लिखा है, पहले मैं एक बार प्रश्न आपको समझा दूं, फिर इसके बाद आसान शब्द में उत्तर को समझेंगे। अगला है समान वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तु में भेद बताइए। भेद मतलब अंतर बताइए, ठीक है। अगला है उत्पादन के विभिन्न साधनों उनके दिए जाने वाले पारितोषिक क्या है। ये पारितोषिक क्या है अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे है उन 3 कारकों का वर्णन कीजिए जो किसी फर्म की पूर्ति वक्र को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आ जाइए उत्तर पे यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर में दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे उच्चतर तटस्था वक्र, यहाँ पे आपका पहले हेडिंग बनेगा उच्चतर तटस्था वक्र एवं संतुष्टि, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। तटस्था जो वक्र होता है, तटस्था वक्र विश्लेषण में एक उच्च वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है। इसमें जो आपका वक्र बनता है, एक ऐसा यहाँ पे वक्र बनेगा जिसमें आपके उच्चतर को दर्शाता है, ठीक है। इसमें आपको जो आई होता है, आई मतलब आईसी यानी तटस्था वक्र, आईसी यानी तटस्था जो वक्र होता है ये आपके उच्चतर को दर्शाता है। वही इसमें बताया गया है कि उच्च वक्र संतुष्टि को उच्च स्तर को दर्शाता है। आगे इसमें कहा गया इसका कारण एक दिश अधिमान, एक दिश अधिमान है जिसके अनुसार उपभोक्ता हमेशा उस संयोग को चुनता है जिसमें वस्तु की मात्रा अधिक हो। अगर आपको समझ में नहीं आया, घबराने वाली बात नहीं, एग्जाम्पल से समझ में आपको आ जाएगा। उदाहरण देखिए, यदि आईसी वक्र मान लीजिए ये वक्र बनेगा आपका इस प्रकार से, ठीक है। यह आपका आईसी वक्र बन जाएगा। अब यहाँ पे जो आईसी वक्र बनेगा, आईसी पर IC1 पर आपको 2 सेब और 3 संतरे मिल रहे हैं। मान लेते हैं कि आईसी जो वक्र आपका बनेगा इस प्रकार से, यहाँ पे ये मान लीजिए IC फर्स्ट है, ठीक है। IC फर्स्ट है, यहाँ पे 2 सेब और 2 संतरे मिल रहे हैं। तो ऊंचे वक्र पर जब आपका दूसरा वाला वक्र बनेगा यहाँ पे, उस पर आपको 3 सेब और 3 संतरे मिलेंगे जो निश्चित ही अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वक्र आपका ये बढ़ेगा,
आपको यहाँ पे जो संतुष्टि है वो भी आपको अधिक देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, ठीक है, कोई 500 रुपये आपको दे देगा, ला के दे देगा, तो आपको और संतुष्टि होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल संतुष्टि होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो आईसी वक्र 1 है, यहाँ पे कम संतुष्टि है, लेकिन जैसे जैसे ये वक्र बढ़ता चला जाता है, यहाँ पे जो है आपको जो संतुष्टि है वो भी आपको बढ़ते दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है समान वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तु में अंतर बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसके बारे में। समान वस्तु देखिए क्या होता है, आय बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ जाती है, जैसे कि बासमती चावल, ब्रांडेड कपड़े, ये सब जो है आपका ये समान वस्तु के अंतर्गत आता है। यानी सिंपल सी बात है, आय बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ जाती है। जैसे से आय बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाती है? डिमांड बढ़ जाती है। आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, लाखों रुपए जब महीने कमाएंगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, भैया हम जो है 500 रुपये वाला जूता क्यों पहने, अब 5000 वाला जूता पहनेंगे, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए निम्न स्तरीय का मतलब इसे गिफिन वस्तु के नाम से जाना जाता है। आय बढ़ने पर इनकी मांग कम हो जाती है। आय जैसे जैसे बढ़ेगी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाती है, क्योंकि उपभोक्ता अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु को शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके दो अंतर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। आय बढ़ने पर व्यक्ति ज्वार बाजरा निम्न स्तर छोड़कर जो है गेहूं ने समान स्तर पर खाना शुरू कर देता है। अगर इसको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो बस आप इतना समझ लीजिए, समान और निम्न स्तर का मतलब ये होता है कि जब लोग कहीं मान लो गरीब हैं, ठीक है, गरीब हैं, और जिस दिन ये अमीर बनेंगे तो अमीरी जो वस्तु बनेगी वो कहीं न कहीं एक ऐसा ज़िंदगी परिवर्तन करेगा कि लोग अपने आप को अच्छे घर में रहना पसंद करेंगे, अच्छा खाना पसंद करेंगे, अच्छा कपड़ा पहनना पसंद करेंगे, सारी चीज़ अच्छी लगने लगेगी। यानी निम्न जो स्तर वस्तुएं होंगी वो तोड़कर, उसे छोड़कर सामान्य वस्तु पर आ जाते हैं। ठीक है, यही बात आपको बतानी है। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन उत्पादन के साधन और उनके पारितोषिक में। ये पारितोषिक में होता है उपहार, भेंट देना। जैसे जैसे देखिए, उत्पादन प्रक्रिया में 4 मुख्य साधन होते हैं, उसे 5 कहीं कहीं दिया गया है, लेकिन ये 4 मुख्य होते हैं। उन्हें मिलने वाले प्रतिफल यानी पारितोषिक, प्रतिफल यानी उपहार जो मिलता है। जैसे देखिए, जो भूमि है, भूमि भी क्या है? उत्पादन का साधन है। इसके बदले लगान मिलता है, आज की डेट में रेंट कहते हैं, आज की डेट में टैक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जमीन है, किसी का जमीन है और लोग अधिया पे ले लेते हैं, खेती करते हैं, तो उस जमीन के बदले जमीन के मालिक को कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? जो जमीन के मालिक को मिलता है वही आपका यहाँ पे लगान या रेंट के नाम से जाना जाता है। अब तो लगान नहीं मिलता है, रेंट ही मिलता है। ठीक है, या सिंपल भाषा में कहें कि जमीन के बदले जो कुछ भी उसे उपहार मिलेगा वो आपका यहाँ पारितोषिक हो जाएगा, या भूमि के बदले जो दिया जाएगा वो प्रतिफल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, दूसरा है श्रम, यहाँ पे लिखा गया है। श्रम मतलब शर्माना नहीं, श्रम मतलब मेहनत, मजदूरी। इसके बदले मजदूरी मिलती है। जब लोग श्रमिक जो होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, उसी श्रमिक का ही श्रम है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में श्रम कहते हैं इन्हें। तो श्रम मतलब मजदूरी। तो जो श्रमिक होते हैं वो काम करते हैं और काम के बदले उन्हें क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, पूंजी, पूंजी यानी पैसा, इसके बदले हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। जब आप किसी को पैसा देते हो, पैसा नहीं रुपया समझाएं इसे, पैसा आप किसी को दोगे तो उसके बाद जो आपसे भाई कहोगे मैं तुम्हें 10,000 रुपया दे रहा हूँ, तो उसके बदले जो है तुम मुझे 11,000 रुपया दोगे। तो आपने क्या किया? जो भी उनसे ज़्यादा पैसा लिया उसका क्या लिया? ब्याज लिया। बैंक वाले यही तो करते हैं, कुछ पैसा देकर ब्याज लेते हैं, कोई भी देता है पैसा ब्याज लेता है। तो यही प्रकार से जो है पूंजी के बदले क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, उद्यमी। उद्यमी क्या होता है? उद्यमी, इससे अंत में लाभ प्राप्त होता है। उद्यमी वो होता है जो कोई फैक्ट्री, कंपनी, दुकान खोलता है तो उसे लाभ और हानि का जो जोखिम उठाता है उसी को उद्यमी कहते हैं। मान लीजिए आपने एक दुकान खोला है, दुकान में अगर लाभ मिलेगा तो किसे मिलेगा? उद्यमी को मिलेगा, जिसका दुकान है। अगर हानि हुआ तो किसको मिलेगा? जिसका दुकान है, सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि उद्यमी क्या होता है? लाभ और हानि को जोखिम उठाता है, उसी को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। ठीक है, और हमेशा लाभ की ही बात करता है, घाटे कोई बात करता है? भैया कोई नहीं करेगा यार, सोचेगा हमारा घाटा हो जाए, नहीं, ऐसा कभी कोई नहीं सोचता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्ति वक्र को
प्रभावित करने वाले 3 कारक बताइए। ये जो पूर्ति वक्र है इसको प्रभावित करने वाले 3 कारक, कारक मतलब कारण बताना है, ठीक है। तो पहला देखिए तकनीकी परिवर्तन, पहला पॉइंट है तकनीकी परिवर्तन। बेहतर तकनीकी से उत्पादन लागत गिरती है और पूर्ति भी बढ़ती है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, तकनीकी क्या होती है, तकनीकी ने टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से उत्पादन लागत क्या होती है, गिर जाती है। भाई सिंपल सी बात है, जो काम लोग हाथ से करेंगे, आज के मशीन आ चुके हैं, अब मशीन से काम होगा, तो मशीन से काम जो होगा उसमें लागत कम हो जाती है, क्योंकि एक मशीन जो है मान लो 1000 वस्तु बना रही है, वहीं 1000 वस्तु बनाने के लिए एक 10 आदमी या फिर 100 आदमी मिलकर 5 दिन में भी नहीं बना पाते हैं, 10 दिन में नहीं बना पाते हैं, मशीन एक ही दिन में बना रही है, तो लागत कम नहीं हो गया, कम हो गया। तो तकनीकी आने से क्या होती है, लागत गिरती है और पूर्ति क्या होती है, पूर्ति बढ़ती है, सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको डायग्राम से समझना चाहते हो तो बस इतना समझ लीजिए, लागत इसमें क्या होती है, लागत जो है सॉरी लागत इसमें क्या होती है, गिरती है, ठीक है, और पूर्ति क्या होती है, पूर्ति से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं कि जो लागत होती है वो कम हो जाती है, पूर्ति बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आगत, आगत मतलब होता है यहाँ पे जो भी हमारे पास इनपुट वस्तुएं हैं, साधन हमारे पास, सिंपल भाषा में कहें जो हमारे पास वस्तु है, साधन है, ठीक है। आगत की यानी कीमत, कच्चे माल के दाम बढ़ने पर लाभ कम होते हैं, जैसे पूर्ति घट जाती है। इसका मतलब बहुत सिंपल देखिए, कच्चे माल के दाम अगर बढ़ जाते हैं तो लाभ क्या हो जाती है, लाभ कम हो जाती है। यानी मान लीजिए अगर चीनी बन रहा है, ठीक है, चीनी बन रहा है और गन्ना अगर महंगा हो जाए, गन्ना महंगा हो जाए तो लाभ जो हो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गन्ने से क्या बनता है, चीनी बनता है, तो कच्चा माल अगर दाम बढ़ जाएगा तो लाभ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पूर्ति भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, सप्लाई घट जाएगी, सिंपल, ठीक है। चलो भैया आगे देखते हैं अगले पॉइंट पर। सरकारी नीति, सरकारी नीति का मतलब टैक्स, यहाँ पे कर की बात हो रही है। टैक्स बढ़ाने पर या बढ़ने पर उत्पादन महंगा हो जाता है, जिससे पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। बाईं ओर खिसकने का मतलब ये है कि जो पूर्ति वक्र होता है वो कहीं न कहीं सप्लाई जो होता है वो बाईं ओर खिसक जाता है, ठीक है। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है कि जीडीपी और जीबीए में संबंध बताना है भैया। जीडीपी फिर जीवीए, इसके संबंध को बताना है। तो जब तक इसके बारे में आप जानेंगे नहीं तब तक संबंध बता नहीं पाएंगे, क्या संबंध दोनों में। तो जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जीडीपी लिखा हुआ है, फिर जीवीए लिखा गया है। आप इसे लड़का मान लीजिए, ठीक है, इसे लड़का मान लीजिए और इसे आप लड़की मान लीजिए, तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जीबीए को लड़की मान लीजिए और जीडीपी को आप लड़का मान लीजिए। अब इन दोनों को संबंध को बताइए, संबंध बताना है। संबंध तब बता पाएंगे जब इसके बारे में, यानी शादी तब करवा पाएंगे जब दोनों के बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं दोनों के बारे में अलग अलग, ठीक है। तो पहले जीडीपी देखते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे कहते हैं इंग्लिश में, सकल घरेलू उत्पाद से हिंदी में कहा जाता है। इसके बारे में हम परिचय जान लिए हैं, लड़के के बारे में जान लिए हैं, आइए लड़की के बारे में जान लेते हैं। लड़की यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है यहाँ पे, इसका मतलब सकल मूल्य वर्धन के नाम से इसे जाना जाता है। ये भाई दोनों के बारे में जान लिए हैं। अब आइए संबंध बताते हैं कैसे संबंध बनेगा। तो चलिए फटाफट नीचे आते हैं, संबंध को देखते हैं। इसमें देखिए लिखा है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और सकल मूल्य वर्धित यानी वर्धन वर्धित बात एक ही है, यानी जीबीए के बीच संबंध शुद्ध अप्रत्यक्ष करों पर आधारित होता है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये अप्रत्यक्ष करों पर आधारित होता है। इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला दो तरीके से आप याद कर सकते हैं। जीडीपी यहाँ पे जो एमपी लिखा है, ये एमपी में जो प्राइस है, प्राइस यानी रुपए की बात हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे। तो जीडीपी एमपी यानी मैक्सिमम प्राइस, फिर जीवीए एमपी प्लस अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर में जो आर्थिक सहायता इसको माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। जीडीपी एमपी बराबर होता है जीबीएमपी प्लस अप्रत्यक्ष कर और माइनस आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता मतलब जो हमें सहायता मिलती है, सिंपल भाषा में सब्सिडी कहा जाए, उसको माइनस करते हैं तो हमारा जीडीपी जो है वो निकल जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा करके देखिए, जीडीपी एमपी बराबर जीवीए एमपी प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, यानी अप्रत्यक्ष कर को इसमें जोड़ देते हैं, सब्सिडी को घटा देते हैं, तो हमारा ये फार्मूला बन जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि किसी बिस्कुट का कंपनी जो है
दस रुपये का मूल्यवर्धन यानी एचबीए करती है, ठीक है। अब फिर इसके बाद 2 रुपये टैक्स लग जाती है, मतलब 10 रुपये में बनकर तैयार होता है, 2 रुपये टैक्स लग जाती है, तो जीडीपी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वही बात यहाँ पे समझाने का मतलब प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जीडीपी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो मैक्सिमम प्राइस है जीबीए का, उसमें अप्रत्यक्ष कर यानी जो टैक्स लगा है इसको जोड़ देते हैं, और आर्थिक सहायता जो भी सब्सिडी अगर मिलती है यानी जो छूट मिलता है उससे घटा देते हैं, तो हमारा जीडीपी यहाँ पे मिल जाता है। अब मान लीजिए 12 रुपये कहाँ पे बिस्किट है, बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट है, वो आपका यहाँ 12 रुपये का है। अब 12 रुपये में अगर आप मान लीजिए कम करा ले कि भैया 10 रुपये दे दीजिए हमको या 11 रुपये दे दीजिए, तो यहाँ पे जो आपने 1 रुपया कम कराया, 1 रुपया कम मतलब आपका सब्सिडी हो गया, आर्थिक सहायता हो गया, वही आपका कम हो जाता है, सिंपल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रभावी मांग। प्रभावी मांग में आपको लिखना है, अगला क्वेश्चन है प्रभावी मांग के बारे में, इफेक्टिव डिमांड किसे कहते हैं। देखिए प्रभावी मांग वह बिंदु है जहाँ सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो उसे हम प्रभावी मांग कहते हैं। केन्स के अनुसार देखिए, प्रोफेसर केन्स ने कहा है, इस बिंदु पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण बाजार का संतुलन निर्धारित होता है। यानी सामूहिक मांग का मतलब ये कितनी डिमांड की जा रही है और कितनी पूर्ति की जा रही है, यही आपका प्रभावी मांग है। एक दूसरे को जो है दूसरे को बराबर होते हैं, यानी जो मांग होती है, जितनी मांग होती है उतनी जो है पूर्ति होती है, तो आपका जो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो रही है। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो उसी को प्रभावी मांग कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा, यदि किसी देश में कुल उत्पादन क्षमता 100 करोड़ है और लोग भी 100 करोड़ का सामान खरीदना चाहते हैं, तो इसे हम प्रभावी मांग कहते हैं, सिंपल, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्व व्यय बनाम पूंजी व्यय के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे उत्तर देखिए, सबसे पहले राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में लिखेंगे, ये सरकार के सामान्य कार्यों पर होता है, इससे ना तो संपत्ति बढ़ती है और ना ही देनदारी कम होती है। जैसे वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति, ये सरकार का व्यय है, सरकार का खर्च है। राजस्व व्यय का मतलब सरकार का खर्च कहाँ कहाँ होता है। सरकार वेतन देती है, पेंशन देती है, छात्रवृत्ति देती है लोगों को, तो ये सरकार का व्यय है। और पूंजी व्यय देखिए, पूंजी व्यय क्या होता है, इस खर्च से संपत्ति का निर्माण होता है और जो है कर्ज कम होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग बनाना है, पूंजी व्यय यानी जो पूंजी उसमें पैसा लगाया जाएगा, पैसा लगाएंगे तो भविष्य में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जबकि उसे पढ़ाने वाले शिक्षकों को सैलरी देना राजस्व व्यय कहलाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दोनों समझ सकते हैं कि अगर स्कूल का बिल्डिंग बनाना है तो उसमें पूंजी व्यय नहीं, पैसे का खर्च लगेगा, लेकिन भविष्य में मिलेगा भी उससे, ठीक है, भविष्य में मिलेगा भी। अब यहाँ पे जो भी है वहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं, जो भी वर्कर लोग काम करते हैं वहाँ पे, वो राजस्व व्यय है, यानी जो है सरकार जो पैसा खर्चा करती है। तो इस प्रकार से ये सिंपल भाषा में इसे समझ सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय की पूर्ति के कारक बताइए। जो विदेशी विनिमय है उसकी पूर्ति के बारे में बताना है, कारक मतलब कारण के बारे में बताना है। तो विदेशी मुद्रा की आपूर्ति निम्न कारणों से होती है। पहला, निर्यात। जब हम विदेशी सामान बेचते हैं तो विदेशी मुद्रा देश में आती है, यानी भाई सिंपल सी बात है, विदेशों को सामान बेचेंगे तो वहाँ का पैसा हमारे यहाँ आएगा, फिर बाद में कन्वर्ट होता है। अब विदेशी निवेश देखिए, विदेशी निवेश का मतलब होता है कि विदेशी कंपनियों द्वारा देश में पैसा लगाने से पूर्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। अगला है पर्यटन। पर्यटन का मतलब विदेशी पर्यटक जब भारत घूमने आते हैं तो अपनी मुद्रा यहाँ लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से विदेशी विनिमय की पूर्ति यहाँ पर होती है। विनिमय करना होता है लेन देन करना, और विदेशी तो विदेश से लेन देन करना, सिंपल। पूर्ति का कार्य का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पैसे की पूर्ति होती है, जो सप्लाई होती है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, यदि अमेरिका भारत से सॉफ्टवेयर खरीदता है तो भारत में डॉलर की पूर्ति बढ़ जाएगी, डॉलर ही डॉलर दिखाई देंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ पे शुरुआत होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि तटस्थ वक्र में प्रतिस्थापन की हास्यमान सीमांत दर के नियम की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। चित्र भी बनाना पड़ेगा। अगला है औसत आगम सीमांत आगम
आगम और कुल आगम की व्याख्या कीजिए। तीनों का फिगर बनाना पड़ेगा, इसके बाद जो है तब जाके कहीं काम बनेगा। आगे है यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली की 4 बुराइयां बताइए। स्वायत्त विनियोग क्या है, अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है। भारत में वस्तु सेवा यानी जीएसटी के बारे में आपको बताना है। भुगतान संतुलन यहाँ पे रहेगा, संतुलन चालू खाते विभिन्न आयों के बारे में वर्णन करना है। 6 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तटस्था वक्र में प्रतिस्थापन के ह्रासमान यानी घटता हुआ सीमांत दर के नियम को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसकी व्याख्या को देखेंगे। प्रतिस्थापन का ह्रासमान सीमांत दर वह दर है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु की कुछ मात्रा छोड़कर दूसरी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करता है, जिससे जबकि उसकी संतुष्टि समान बनी रहती है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक उपभोक्ता है, मान लेते हैं एक उपभोक्ता एक वस्तु की कुछ मात्रा छोड़कर दूसरी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करता है। मान लीजिए जो है आप दाल खा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप जो है चावल और दाल खा रहे हैं, ठीक है, चावल दाल खा रहे हैं। अब मान लीजिए चावल दाल छोड़कर आप पूरी सब्जी खाने लगें, तो आपकी संतुष्टि क्या होगी, समान बनी रहेगी। यही बात कहना चाह रहा हूँ उसमें, ठीक है भैया। अब आगे यहाँ पे थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कुछ नियम। देखिए इसके नियम में क्या कहता है, तटस्था वक्र पर चलते समय जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु कि अधिक मात्रा लेता है दूसरी वस्तु वायु को छोड़कर, ठीक है, वायु को छोड़ता है, वैसे वैसे वायु को छोड़ने से इसकी इच्छा कम हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे यमारस घटती जाती है। दोस्तों इसमें कारण देखिए, कारण में आप लिख पाएंगे कि एक वस्तु की अधिकता से उसकी उपयोगिता घटती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी वस्तु की कमी से उसका महत्व बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे छोटा सा चित्र भी देखेंगे। जो है उदाहरण में लिखा गया कि मान लीजिए आपके पास सेब यक्ष है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है आपका सेब यक्ष, यहाँ पे बनाया गया है फिगर में। अब यहाँ पे देखिए और केला जो है यहाँ पे वाई अक्ष पर है। शुरू में आप एक सेब पाने के लिए 4 केले छोड़ने को तैयार हैं, एक सेब पाने के लिए 4 केले छोड़ने को तैयार हैं। बाद में आप एक सेब के लिए केवल 1 केला छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से यही जो प्रतिस्थापन दर इसको घट रही है, यही आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि धीरे धीरे ग्राफ जो होता है ऐसे नीचे गिरने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे ग्राफ क्या होता है, ऐसे नीचे गिरने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए बताया गया है कि वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान जो है ढलान वाला है। बाएं से, तो बाएं का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इधर से ये बायां हो जाएगा, इधर बायां, बाएं से ऐसे जो है आपका ग्राफ इस प्रकार से यहाँ घटने लगता है ढलान की तरह। तो इसी को यहाँ पे इस प्रकार से समझाया गया है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, औसत आगम AR, सीमांत आगम MR और कुल आगम TR, ये आपको बताना है। इसके बारे में एक एक करके आइए डिटेल में समझते हैं। कुल आगम यहाँ पे देखिए TR का मतलब टोटल रेवेन्यू, यानी कुल आगम मतलब आय, इनकम, ठीक है। देखिए किसी वस्तु को बेचकर प्राप्त कुल धनराशि को कुल आगम कहते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जितनी वस्तु आपके पास है उसे आप बेच दीजिए और उसके बाद बेचने के बाद टोटल जितनी धनराशि आपके पास आएगी वो कुल आगम हो जाएगा। सिंपल परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, TR बराबर मूल्य गुणे मात्रा। उदाहरण के तौर पे इसको समझ जाएंगे। अभी देखिए एक पेन मान लीजिए है 10 रुपये का, 5 आपके बिके हुए हैं, तो टोटल रेवेन्यू आपको निकालना है, तो 5 गुणे 10 50 आपका टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम हो जाएगा। क्लियर है पहला पॉइंट। आगे देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, औसत आगम को एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं, इसे AR लिखा गया है। प्रति इकाई वस्तु से प्राप्त आगम को, जो प्रति इकाई वस्तु है उससे कितनी आगम यानी आय हमें प्राप्त हो रही है, उसे औसत आगम कहते हैं। अब औसत आगम कैसे निकालते हैं, तो भाग देकर निकालते हैं। तो AR यानी आपका जो औसत आगम है, या औसत आगम बराबर TR यानी टोटल रेवेन्यू भागे मात्रा। इसको ऐसे भी समझ लिए, उदाहरण के तौर पे समझिए। TR आपके कितना था, 50 रुपये था, यानी टोटल रेवेन्यू कितनी थी, 50 रुपये, मात्रा कितनी थी, 5 रुपये, मतलब 5 मात्रा थी, 5 बिके थे। अब यहाँ पे आपको भाग देना है, तो 50 भागे 5 10, ये 10 का है आपका औसत आगम निकल जाएगा, ठीक है। आगे इसमें देखिए अगले पॉइंट पर सीमांत आगम। देखिए सीमांत आगम यहाँ पे है, एक अतिरिक्त इकाई बेचने से
टोटल रेवेन्यू यानी कुल लागत में वृद्धि होती है तो उसे हम एमआर कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 4 पेन बेचने पर आपको टोटल रेवेन्यू 40 हुआ, ठीक है। 5 पेन बेचने पर 50 हुआ। तो यहाँ पे एमआर जो होगा आपका 50 माइनस 40 बराबर 10। ये आपका क्या हो जाएगा, ये 10 जो है लास्ट में आपने जो अंतिम इकाई बेची थी, अंतिम इकाई से कितना रेवेन्यू आपको मिला है, ठीक है। मान लीजिए आपने 100 बेच दिया, 100 बेच दिया तो आपने 99 जब बेचा था तो आपको कितना मिला, और 100वां जब आपने बेचा, 100वां नंबर का बेचा तो आपको कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, वो आपका सीमांत आगम के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे 10 रुपये अतिरिक्त इकाई हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि वस्तु विनिमय प्रणाली की 4 बुराइयां बताइए। लिखा है वस्तु विनिमय प्रणाली, इसकी 4 बुराइयां हैं। वस्तु का मतलब होता है वस्तु का लेन देन करना, विनिमय मतलब लेन देन करना, वस्तु के बदले वस्तु लेन देन करने को वस्तु विनिमय कहा जाता है, ठीक है। अब बहुत सारी बुराइयां हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन सी बुराइयां हैं। दोहरे संयोग का समस्या, दोहरे संयोग का समस्या का मतलब ये है दोनों पक्षों के एक दूसरे की वस्तु चाहिए और ये भी जरूरी है कि वो जो है वस्तु कौन सी है, किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए एक गाय है, ठीक है, एक गाय है और मान लीजिए किसी के पास बकरी है, ठीक है, किसी पास बकरी है। अब कह रहे हैं कि भैया ये हमारे पास गाय है, आप बकरी ले लीजिए और जो है गाय हमको दे दीजिए, या फिर बकरी ले लीजिए गाय दे दीजिए, इस प्रकार से। या फिर यहाँ पे मान लीजिए बकरी आपके पास है, किसी के पास आपके चावल हैं तो आप उसे चावल ले रहे हैं, तो बकरी के बदले चावल लेंगे। अब बकरी कितना लेंगे, काट के थोड़ी लेंगे उसे, तो समस्या इसमें नहीं है। समस्या हो जाती है कि कितना चावल लें, कितना बकरी लें, है ना। आगे देखिए, मूल्य मापन में कठिनाई। मूल्य मापन में कठिनाई का मतलब ये वस्तुओं का सही मूल्य तय करना कठिन हो जाता है कि अगर आप चावल ले रहे हैं तो बकरी कितना लेंगे, या बकरी दे रहे हैं तो चावल कितना लेंगे, 1 बोरा, 10 बोरा, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो कितना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भंडारण की समस्या। भंडारण की समस्या का मतलब ये कि कई वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं तो हम किस प्रकार से वस्तु कौन सी लें जिससे हमें फायदा हो, तो ये भी समस्या ही समस्या है, ठीक है। अगला स्थगित भुगतान में कठिनाई। स्थगित भुगतान में कठिनाई का मतलब ये है उधार लेन देन संभव नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप ले लिए उधार, तो आप किसी से लिए कोई वस्तु तो वस्तु आप वस्तु के बदले दीजिए या फिर कोई और वस्तु दीजिए, तो समस्या बनी रहती है। तो लेन देन में कठिनाई बनी रहती है, कितना दे कितना ले, ये समस्या थी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, अगर मोची को अनाज चाहिए और किसान को जूते नहीं चाहिए तो लेन देन असंभव है कि नहीं असंभव, बिल्कुल असंभव है, बहुत बड़ी समस्या है भैया, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है स्वायत्त विनियोग क्या है, इसकी भूमिका को बताइए। तो पहले स्वायत्त विनियोग समझते हैं कि इसको कहते क्या है। तो देखिए, जब या वह निवेश जो आय पर निर्भर नहीं करता है बल्कि सरकार, तकनीकी या जनसंख्या वृद्धि के कारण होती है, उसे स्वायत्त निवेश कहा जाता है। स्वायत्त निवेश या स्वायत्त विनियोग के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है कि वह निवेश जो आय पर निर्भर नहीं करता बल्कि सरकार, तकनीकी या जनसंख्या वृद्धि के कारण होता है। तो इस प्रकार से इसको परिभाषा हो जाएगी। इसकी विशेषता में लिखेंगे कि आय से स्वतंत्र, ये पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरा स्थिर माना जाता है। तीसरी विशेषता है ग्राफ में क्षैतिज रेखा बनती है। इसकी क्षैतिज का मतलब होता है जैसे ग्राफ बनेगा तो इस प्रकार से रेखा बनेगी, ठीक है। इसकी भूमिका में आप ले सकते हैं कि आर्थिक विकास को गति देता है, रोजगार को बढ़ाता है, मंदी से बाहर निकालने में सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पे सरकार द्वारा सड़क, पुल, स्कूल बनवाना, चाहे लोगों की आय कुछ भी हो, ये सब जो है काम करना चाहिए, यानी सरकार को अपनी स्वायत्तता से काम करनी चाहिए, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में आपको बताने हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जीएसटी क्या है। तो एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये अप्रत्यक्ष कर है, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है। इसकी विशेषता देखिए, एक देश एक कर, एक देश एक कर होना चाहिए, 50 कर नहीं होना चाहिए, इसमें फायदा होगा, एक देश एक कर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है करों की बहुलता समाप्त होगी, यानी जब कोई अन्य कर लगाए जाते थे तो उसको समाप्त करके जीएसटी लगा दिया गया कि भैया केवल एक देश है तो एक ही कर लगेगा। कर जो है कर पर कर समाप्त, कर पर कर समाप्त करने का मतलब ये है कि मान लो जो आपके ऊपर कर लग गया, यानी टैक्स लग गया आपके ऊपर। अब टैक्स लग गया है, फिर इसके बाद क्या होगा कि टैक्स ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते चले जाते हैं, तो वो यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है।
जो है पारदर्शिता जो है वो बड़ी है, यानी अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। आराम से जीएसटी कितना लगा है लिखा रहता है हर चीज़ पे कि जीएसटी कितना लगा, कितना आप जीएसटी दे रहे हैं, तो पारदर्शिता यहाँ पे बढ़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे पहले देखिए, पहले साबुन पर जो है वैट, एक्साइज या सर्विस टैक्स अलग अलग लगता था, लेकिन अब केवल जीएसटी लगता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से फायदा है। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भुगतान संतुलन के चालू खाते के अवयव यानी तत्व के बारे में आपको बताना है। तो चालू खाता देश के दैनिक लेन देन को दर्शाता है। ठीक है, अब इसके अवयव यानी तत्व क्या है, इसके बारे में तत्व यानी विशेषता भी इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विशेषता में देखिए या तत्व में देखिए, जो है दृश्य व्यापार है। दृश्य व्यापार का मतलब ये है कि निर्यात और आयात इसमें होता है। पहला पॉइंट निर्यात और आयात होता है। दूसरा अदृश्य व्यापार में देखिए, अदृश्य व्यापार में इसमें पर्यटन, बीमा, बैंकिंग, इस प्रकार से यहाँ पे जो सुविधाएं जो है वो आपको यहाँ पे भुगतान संतुलन में मिलता है। ठीक है, अगला है आय, विदेश से मिलने वाली आय या फिर जो है जो ब्याज होते हैं, जो लाभ होते हैं, वो भी इसमें जो है ऐड किया जाता है। अगला है हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब ये है कि यहाँ पे उपहार, अनुदान, विदेश में कमाने वाले जो काम करने वाले लोग होते हैं, इस प्रकार से जो है इसको इसमें ऐड किया जाता है। यहाँ पे सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि एनआरआई जो होते हैं, जो भारत में, भारत के बाहर बसे होते हैं, विदेशों में भारत के रहने वाले होते हैं, लेकिन जाके विदेशों में बस जाते हैं, तो भारत पैसा भेजना, चालू खाते में हस्तांतरण करना, इस प्रकार से भुगतान संतुलन जो है कहीं न कहीं प्रभावित होता है, या इसके जो है अवयव हैं, तत्व हैं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो है आपको लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। यहाँ पे 10 अंक आपको इसके लिए मिलेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो देख सकते हैं। अगर फिर भी आप कमेंट करते हैं तो मैं इन सभी क्वेश्चन को जो है समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।